जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BEBAE 181 के लिए यूनिट वाइज जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर, जो जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को मैंने लाने का कोशिश किया है। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो अब तक 25 प्लस सेशन जो है BEBAE 181 की क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें आपके प्रीवियस के क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट लग रहा था उसके क्वेश्चन को मैंने करवाया है। और 25 सेशन है, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं हर बार यही बोलूँगा और मैं उसी पर आधारित क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है BEBAE 181 के नाम से। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारी की सारी क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो इसकी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट की तुलना में ये बाकी अलग, बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके ये सब्जेक्ट जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बोले तो एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक आंसर सही होगा, उसको आपको OMR शीट पर भरना होगा। ठीक है, आपको टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे। 50 सवाल जो पूछे जाएंगे, 50 में आपका 18 मार्क्स जो पासिंग रहेगा। 18 से अगर कम रहता है तो आप फेल रहेंगे, और अगर फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा से इस कॉपी को मतलब कि रीचेक नहीं करवा सकते हैं, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप सोचना भी मत कि नेगेटिव मार्किंग है। आप 50 के 50 आप बना के आना, चाहे जो हो, गलत गलत जो भी हो, 50 के 50 बना के आना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो ये यहाँ तक की हो गई, हम लोग के सिलेबस के बारे में जान चुके हैं। और ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और इंग्लिश वाले भी कोई हैं तो इंग्लिश वाले भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस सेशन को देख लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन रहता है एक साथ में। आप जो क्वेश्चन इंग्लिश में आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में तो चोरी कर सकते हो ना, ये तो माइंड लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको ध्यान रखना, अब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोग यूनिट फर्स्ट, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं, और इसकी सीरीज लगातार चलेगी जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट करना कभी ना भूलना, बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के ही एग्जाम्पल लिए हैं। कहा जाता है पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं, ये सब जो है पर्यावरण के उदाहरण हैं, वायु, जल, थल, पादप, जंतु तथा अन्य जीव। आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं इसमें, ये वाली 1 नंबर में कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से पर्यावरण नहीं है। नहीं है, मैं फोकस कर रहा हूँ, नहीं है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं है वाला पे, इस टाइप से क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 के अलावा चौथा जो होगा कोई और दे देंगे, जिसमें अजैविक घटक के बारे में दे देंगे। अजैविक घटक में से जो पर्यावरण नहीं है, ये तो पर्यावरण हालांकि जैविक घटक और अजैविक घटक के ही हैं, और ऐसे कुछ दे देंगे जो पर्यावरण के दृष्टिकोण में नहीं है। तो आप यदि आपको पर्यावरण के एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुकी है, यदि आपको ये सब चीज़ें पता है, तो आपको 3 जो इसी में से 3 मिल जाएगा। जो आपको समझ नहीं आएगा चौथा, वही होगा पर्यावरण का नहीं एग्जाम्पल वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको इसको याद रखना। फिर से रिपीट करो, आप मेरे साथ साथ बोलो, वायु, जल, थल, पादप, जंतु और अन्य जीव, ये सभी जो पर्यावरण के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है पर्यावरण के अजैविक घटक। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आपको जो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है पर्यावरण के अजैविक घटक निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसमें जो आपको 3 जो है ना अजैविक घटक दे देंगे, एक जैविक घटक का एग्जाम्पल दे देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो जैविक घटक रहेगा उसका। तो हम लोग अगर जैविक घटक का सब कुछ पता रहेगा तो कुछ आ जाए तो हम लोग अच्छा से बना ही सकते हैं, है ना चाचा। तो इसको ध्यान रखना। ओके, अब कुछ चाचा जो ना बोलेंगे अरे क्या कर रहा है यार, आप देख लो प्रीवियस के क्वेश्चन तब पता चल जाएगा। ठीक है चाचा, चलो देखते क्या कहा जाता है। अब पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, इसमें जो है अजैविक घटक कौन कौन से, प्रकाश, तापमान, जल, वर्षण, आर्द्रता और वायुमंडलीय गैस, ये सब जो है ना अजैविक घटक हैं। प्रकाश, तापमान, जल, वर्षण, आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस, ये सभी अजैविक घटक हैं। आगे हम लोग जैविक घटक के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलो ये रहा, फिर से रिपीट करो आप सभी मेरे साथ, प्रकाश, तापमान, जल, वर्षण, आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस। आपको इसका PDF चाहिए, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में, चिंता मत करो, आप सभी मेरे साथ बोलते चलो। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में जीवाणु और कवक क्या, जब ये जीवाणु और कवक जो है आपका अवघटक मृतपोषी है। आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जीवाणु निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको एक ऑप्शन रहेगा अवघटक मृतपोषी, या कवक के बारे में पूछा जाएगा कवक क्या है तो अवघटक मृतपोषी है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ अजैविक घटक के बारे में, अब हम लोग देखेंगे जैविक घटक के बारे में।
हम लोग को अगर जैविक घटक और जैविक घटक के बारे में पता रहेगा तो कौन हो भी चाचा क्वेश्चन बना लेगा तो हमसे बन ही जाएगा, हाँ कि नहीं है। तो ध्यान रखना चाचा, ये सब का उल्टा पुल्टा ना कर देना चाचा, ध्यान रखना इसको, ठीक। कहा जाता है पादप जो है ये जैविक घटक है। देखो सिंपल तरीके से आपको मतलब याद रखने की तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे याद रख सकते हैं। पादप हो गया, मनुष्य हो गया, परजीवी हो गया और सूक्ष्म जीवों सभी जो है ना सभी प्रकार के जंतु के अवघटक, ये सभी जो जैविक घटक है। देखिए अजैविक घटक में क्या होते हैं, जैसे मान के चलो जो प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से हम लोग, जैसे तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, याद रखने का तरीका देखो, प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा वगैरह, ये सब जो हवा, ये सब जो है ना गैस, प्राकृतिक, ये सब जो है वो अजैविक में आएगा। और जैसे कि मनुष्य हो जाएगा, परजीवी होगा, पर्यावरण से क्षेत्र में वनस्पति हो गया, ये सब जो है ना जैविक घटक होगा। ठीक है चाचा, चलो अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कहा जाता है, पांचवा में कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण है। उल्टा पुल्टा ना कर देना चाचा, इसको ध्यान रखना। प्राकृतिक पर्यावरण में कहा जाता है महासागर, ये हम और आप नहीं बनाए हैं। कौन बनाया है? प्राकृतिक, ठीक है। उसी प्रकार झील, ये हम और आप नहीं बनाए हैं, ये बनाए हैं प्राकृतिक। तालाब, नदी, वन, घास, मैदान, रेगिस्तान, ये सब जो है ना प्रकृति के द्वारा बनाया गया, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, आपको 3 दे देंगे सही वाले, 1 दे देंगे ये वृक्षारोपण। तो आपको क्या आंसर देना है? ये नहीं वाला पूछा गया, तो इस पर फोकस करना है। ओके, तो ध्यान रखना इसको। और कहा जाता है छठे में मानव संशोधन पर्यावरण है। मानव संशोधित पर्यावरण है बगान, वृक्षारोपण, अभ्यारण्य, बाग, ये सब जो हम लोग बनाते हैं। वृक्षारोपण कौन करता है? हम और आप करते हैं। तो ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। और इसी प्रकार का मानव निर्मित पर्यावरण, उद्योग हो गया, शहर, कस्बा, खेत, कृत्रिम झील, बांध, ये सब जो है हम और आप करते हैं। शहर कौन बनाता है? हम और आप बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना आपको। उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8वां में कहा जाता है निश्चयवाद की संकल्पना विकसित हुई, इसको ध्यान रखना। विकसित और विस्तारित 2 अलग अलग विद्वानों ने दिया था, भूगोलविदों ने दिया था। तो कहा जाता है निश्चयवाद की संकल्पना जो है ये किसके द्वारा विकसित हुआ था? ये फ्रेडरिक रेजल के द्वारा हुआ था। ये कौन थे? भूगोलविद थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। भूगोलविद जो थे फ्रेडरिक रेजल, इनके द्वारा ये निश्चयवाद की संकल्पना को विकसित किया गया था। और इसका विस्तारित जो है निश्चयवाद की संकल्पना का विस्तारित जो थे एशवर्थ हंटिंगटन के द्वारा किया गया था। हंटिंगटन के द्वारा आपको ये विस्तारित किया गया था, इसको ध्यान रखना, विकसित और विस्तारित में अंतर। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है संभावनावाद शब्द को किसने दिया था? इससे पहले हम लोग निश्चयवाद को जाने। अब संभावनावाद, 2 बात है, निश्चयवाद, संभावनावाद। संभावनावाद में दिया था लुसियन फेवरे द्वारा, ये एक इतिहासकार थे। ठीक है, फ्रेडरिक जो थे वो भूगोलविद थे, जर्मनी के थे, जो निश्चयवाद की विकसित किया था। और संभावनावाद जो थे ये लुसियन फेवरे द्वारा किया गया था, ये इतिहासकार थे। इसको ध्यान रखना, ठीक है, पूछे जाते हैं आपको ये सब क्वेश्चन। और निश्चयवाद का अभिगम किसकी अवधारणा पर आधारित था? इससे पहले भी देखे थे निश्चयवाद के बारे में, तो हंटिंगटन के द्वारा ये था विस्तारित। और संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण है, यानी कि संभावनावाद ये बताता है कि भौतिक पर्यावरण क्या है, तो ये निष्क्रिय है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि सतत विकास की संकल्पना को किसने औपचारिक रूप से परिभाषित किया था? देखिए सतत विकास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये इसको सतत विकास के बारे में किसने बताया था, किसने प्रतिपादित किया था औपचारिक तरीके से, औपचारिक रूप से? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। इसको याद रखना है। सतत विकास के लक्ष्य, सतत विकास को समझने में लक्ष्य जो इसको प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करना है, उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान देना। ठीक है, पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और कहा था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये 1992 में हुआ था। आपको सिर्फ रियो भी पूछा जा सकता है कि रियो सम्मेलन, तो आप घबराना मत, वही है रियो डी जेनेरियो, पूरा नाम है इसका। रियो आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है चाचा, तो फिर उसी प्रकार कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 17 में, 17 नंबर आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, क्या कहा जाता है, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप सभी। ठीक है, ले लिए। और देखिए कहा जाता है कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। देखिए इसमें से आपको जो है ना टोटल 7 हैं, आपको एक पूछे जा सकते हैं कि इसमें नहीं है। ठीक है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है। इसमें 7 में से आपको कोई 3 दे देगा और 1 नहीं देगा, तो 1 को ही चुनना है कौन सा नहीं है। तो इसको सातों के सातों को रट लीजिए आप,
अगला पेज में है, अगला स्लाइड में है और बाकी के, ठीक है। पहला कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना, जनसंख्या के वृद्धि को जो ना रोकना, उसको खत्म करना, मंदित करना, उसको स्थिर करना, और गरीबी और समानता और तीसरी दुनिया की शरणों को खत्म करना, यानी जो भी गरीबी है, असमानता है या तीसरी दुनिया है उसको समाप्त करना, ओके। और कहता है कृषि को दीर्घ उपयोगी बनाना, और वनों तथा अन्य पर्यावरणों का संरक्षण करना, और जल और ऊर्जा के उपयोग को दीर्घोपयोगी बनाना, ठीक है। ये 5 हैं। और आगे देखिए अगला ये छठा जो है जल का दुरुपयोगी संभव बनाना और अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। ये टोटल 7 हैं। 7 में से आपको जो ना वही मैंने बताया, सातों के सातों रट लीजिए, ठीक है। उसमें से आपको क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में कहा जाता है सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं। टोटल 17 लक्ष्य हैं। ये जो ना 2016 के अपडेट के अनुसार है, ठीक है। इसमें टोटल 193 देश सहमत हैं, ओके। देखिए और एक बात है, एक और सेशन है इसमें इसलिए नहीं ऐड किया उसको, जो ये सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं उसके नाम को आपको याद रखना है। आपको पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के लक्ष्य नहीं है। 17 में से आपको कोई 3 दे देगा और एक नहीं वाला दे देगा, तो हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो आप, इसलिए मैंने इसके जो 17 के 17 नामों को एक अलग सा सेशन अपलोड कर रखा है, और आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी इसका 17 के 17 नाम मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा सतत विकास के बारे में। और यूनिट फर्स्ट में इतने सारे सवाल बने, और बहुत ही जल्द यूनिट 2 भी आएगी। और एक निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बात है, जो भी एक मतलब कि इसमें एक्सप्लेनेशन कैसा था, सेशन कैसा था, आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों को प्लीज़ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह सेशन काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित हुई होगी, ओके। तो अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।